Hello students, in this video we are going to study NCERT History Class 8 9th chapter, The Making of the National Movement 1870s to 1947। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि 1870 से लेकर 1947 के बीच यानी 1870 के दशक से आज़ादी मिलने तक 1947 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट किस प्रकार आगे बढ़ा और इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुई, इन सारे इवेंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोग ये फिगर देख सकते हैं जो कि ली गई है क्विट इंडिया मूवमेंट से। गांधी जी के लीडरशिप में ये मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था और आप देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर किस प्रकार ब्रिटिश पुलिस टीयर गैस या आंसू गैस छोड़ रही है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या कुछ स्टडी किया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडियन टेरिटरीज पर ब्रिटिश ने किस प्रकार कब्जा जमाया और किंगडम्स का किस प्रकार टेक ओवर किया और उसे प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा दिया। ब्रिटिशर्स ने न्यू लॉज बनाए तथा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की। ब्रिटिश रूल में पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स के लाइफ्स में क्या क्या चेंजेस आए, इसको भी हम लोगों ने देखा। सोसाइटी में वीमेन के कंडीशन पर बहुत सारा डिबेट्स चला। साथ ही पूर्व से चली आ रही कास्ट सिस्टम को किस प्रकार ब्रिटिश रूल के दौरान चैलेंज किया गया और साथ ही ब्रिटिश रूल में कौन कौन से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स आए, इसका भी स्टडी किया। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ यानी 1857 का विद्रोह और उसके परिणामों को भी हमने लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। साथ ही ये भी स्टडी किया कि इंडियन क्राफ्ट्स किस प्रकार डिक्लाइन हुआ और साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इंडस्ट्री का किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। इस चीज़ को भी हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को यानी द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद होता क्या है। देखिए, नेशनलिज्म का सिंपल मीनिंग होता है नेशन या कंट्री के प्रति प्रेम और लगाव की भावना या फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स द कंट्री। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा से इंडिया एक कंट्री था जैसा कि हम लोग आज देखते हैं? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। इंडिया की पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमेशा से आज की तरह नहीं थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले और ब्रिटिश रूल के दौरान यह देश, जिसको हम आज इंडिया कहते हैं, बहुत सारे प्रोविंसेस एंड किंगडम्स में बटा हुआ था और ये सभी अपने को अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज़ के रूप में देखते थे। लेकिन जब इन सारे रीजन्स पर ब्रिटिश ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया तो ब्रिटिश के बनाए गए किसी भी लॉ या पॉलिसीज़ का प्रभाव इन सभी रीजन्स के लोगों पर पड़ने लगा। ब्रिटिश ने बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जिनसे इन एरियाज़ के लोगों की परेशानियां बढ़ती चली गई और लोग ब्रिटिश को अपना कॉमन एनिमी समझने लगे। अर्थात ब्रिटिश रूल्ड एरियाज़ में एक कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ क्लोजनेस डेवलप हुई कि हम लोगों का एक ही साझा दुश्मन है ब्रिटिश। ब्रिटिश के द्वारा किए गए चेंजेस ने लोगों को
सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर हुम इज इट मींट, अर्थात यह देश क्या है और किसके लिए है। और इसका जवाब भी धीरे धीरे इमर्ज होकर सामने आने लगा, इंडिया इज़ द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का मतलब है यहाँ की जनता, अर्थात भारत यहाँ के सभी लोगों का घर है, चाहे वो किसी भी क्लास, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज या जेंडर से रिलेटेड हो। इस देश की सारी रिसोर्सेस और सिस्टम यहाँ के लोगों के लिए है। साथ ही लोगों में ये अवेयरनेस भी आ गया कि ब्रिटिश यहाँ के रिसोर्सेस और यहाँ के पीपल की ज़िंदगी पर ज़बरदस्ती कब्जा बनाए हुए हैं, और जब तक ब्रिटिश का कंट्रोल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इंडिया कुडंट बी फॉर इंडियंस, अर्थात भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। 1850s के बाद बने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रकार का कॉन्शसनेस, एक चेतना, एक जागृति लोगों के मन में जगाना शुरू कर दिया। 1870s और 1880s के बीच बने पॉलिटिकल एसोसिएशंस में इस प्रकार की कॉन्शसनेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर पॉलिटिकल एसोसिएशंस को इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जैसे कि लॉयर्स वगैरह लीड कर रहे थे। अब जान लेते हैं कि उस समय के कुछ मेजर पॉलिटिकल एसोसिएशंस कौन कौन से थे। तो इनमें पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यदि हम पूना सार्वजनिक सभा के नाम पर गौर करें तो इसमें सार्वजनिक वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है ऑफ और फॉर ऑल द पीपल, अर्थात सब लोगों का या सब के लिए। लेकिन इनमें से बहुत सारे एसोसिएशन की पहुंच देश के कुछ खास एरिया तक ही सीमित थी, लेकिन उन्होंने जो गोल सेट किया था उसे पूरे इंडिया का कॉमन गोल बताते थे। इनकी सोच थी कि पीपल शुड बी सॉवरेन, यानी कि इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, अर्थात भारतीयों को अपने मामले में फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870s और 1880s के डेकेड्स में ब्रिटिश की कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ के कारण भारतीयों में ब्रिटिश रूल के प्रति डिससेटिस्फैक्शन काफ़ी बढ़ गया। अब जान लेते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी जिनसे भारतीय काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इनमें फर्स्ट जो है वो है आर्म्स एक्ट। 1878 यानी 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्म्स एक्ट पास किया और भारतीयों को अपने पास आर्म्स यानी हथियार रखने के अधिकार से वंचित कर दिया, जिससे लोगों में ब्रिटिश रूल के प्रति डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता ही चला गया। अब दूसरी पॉलिसी देखते हैं। इसी साल यानी 1878 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इसका मेन पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने वालों को रोका जाए। इस कानून में यह प्रोविज़न था कि अगर कोई न्यूज़पेपर यानी इंडियन लोकल न्यूज़पेपर ब्रिटिश रूल के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल या आपत्तिजनक लेख छापता है तो प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति कन्फिस्केट की जा सकती है, जब्त की जा सकती है। तो ये इस कानून ने भी भारतीय लोगों के मन में ब्रिटिश के प्रति डिससेटिस्फैक्शन की भावना भर दी। जो तीसरा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ब्रिटिश की थी उसको देख लेते हैं। 1883 में यानी
1883 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इल्बर्ट बिल लाने का प्रयास किया, लेकिन इंडिया में रह रहे ब्रिटिश कम्युनिटी ने इस बिल का ज़बरदस्त विरोध शुरू कर दिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बिल भारतीयों के लिए अच्छा कानून था ये, लेकिन ब्रिटिश कम्युनिटी ने इस बिल का बहुत ही ज़ोरदार ढंग से विरोध शुरू कर दिया। क्यों विरोध शुरू किया, अब इसके कारणों को जान लेते हैं। इस बिल में यह प्रोविज़न था कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, जो जिला न्यायालय होती थी, में भी कोई इंडियन जज किसी ब्रिटिश या यूरोपियन पर्सन पर मुकदमा या ट्रायल चला सकता है, जिससे कि इंडियन एंड यूरोपियन जजेज में इक्वलिटी आ सके। लेकिन ब्रिटिश सिटीजन को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास था, लेकिन ब्रिटिश कम्युनिटी के भारी विरोध के कारण ये बिल पास नहीं हो सका। बिल नहीं पास होने से भारतीय लोगों में असंतोष और भी प्रबल हो गया। तो ये थे 3 इम्पॉर्टेंट रीजन्स जिसके कारण 1870s और 1880s के डेकेड्स में इंडियन पीपल ब्रिटिश रूल से काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। हम लोग देख चुके हैं कि 1870s और 1880s में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस का गठन हुआ, लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गए थे और इंडिया के स्पेसिफिक पार्ट में ही काम कर रहे थे। अब ज़रूरत थी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की दैट कैन रिप्रेजेंट कंप्लीट इंडिया, यानी अर्थात जो पूरे भारत की बात करे और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनकर अंग्रेज़ों से बात करें। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बाद एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत और भी ज़्यादा महसूस की जाने लगी थी। 18 दिसंबर 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और इसकी पहली मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग मुंबई में ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें देश भर से आए लगभग 72 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अर्ली लीडरशिप में शामिल थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर। इनमें से ज़्यादातर लोग मुंबई और कोलकाता के ही रहने वाले थे। दादा भाई नौरोजी बिजनेसमैन और पब्लिसिस्ट थे। नौरोजी लंदन में रहते थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके थे। इन्होंने यंग नेशनलिस्ट को गाइड करने का भी काम किया था। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पर ये फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट था ये वीडियो का। सेकंड पार्ट में और भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।